गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रेविटेशन में पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कैसे जो है इसके बारे में ये कैसे आया, किसने दिया, सर आइजैक न्यूटन ने दिया। तो हम लोग बात कर रहे थे हम लोग उसमें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी वजह से सारे जो प्लैनेट्स हैं और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब ये एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, सब एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो है क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स? तो न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया और न्यूटन ने कहा कि ये जो उनका जो लॉ था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये यूनिवर्सल लॉ है। क्यों यूनिवर्सल लॉ है? क्योंकि ये जो लॉ है जो न्यूटन ने दिया था, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। तो ये क्या है? इट स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो इसको मैं थोड़ा आपको मैथमेटिकली और सिंपल वे में बता रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन जितने भी ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट और इसका मास क्या है? m1। दिस इज सेकंड ऑब्जेक्ट, इसका मास कितना है? m2। तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं और इनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है that is d। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है F, वो इनके प्रोडक्ट के, इनके मास का जो प्रोडक्ट है उसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि दोनों का जो मास है उसका जो प्रोडक्ट होगा उनको मल्टीप्लाई करने वाला जो रिजल्ट होगा वो जितना ज्यादा होगा उन दोनों के बीच में फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। और दूसरी चीज उन्होंने क्या कही? एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी जितनी कम रहेगी, d जितना कम रहेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस जितना कम रहेगा उनके बीच में फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। यही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब कि अगर दो बहुत हेवी ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर दो बहुत ही हल्के ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही कम लगेगा। तो आइए इसको अगर हम जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको मैथमेटिकली देखिए ये क्या कह रहा है तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा इसमें। तो मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन if there are two objects whose masses are m1 and m2 and distance between them is d, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो ये जो आपका जो मास है इसका प्रोडक्ट जितना ज्यादा रहेगा फोर्स की वैल्यू उतनी ही ज्यादा रहेगी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो आपको मिलेगा F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए बेटा यहाँ पे हमको एक कोई कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। जब आपको कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी तो ये प्रोपोर्शनल साइन हम यहाँ से क्या करेंगे? हटा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग प्रोपोर्शनल जो वैल्यू यूज कर रहे हैं वो है कैपिटल G, और कैपिटल G की वैल्यू क्या होती है? कैपिटल G जो है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये हेनरी कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू फाइंड की थी कैपिटल G की, और ये जो कैपिटल G की वैल्यू थी वो थी 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये प्रोपोर्शनल साइन को हमने यहाँ हटा दिया। अब ये कैपिटल G, तो कैपिटल G क्या है? आप कहेंगे सर कैपिटल G क्या है? तो ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब इसकी जो वैल्यू होती है ये फिक्स होती है। पूरे यूनिवर्स में कहीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को इस कैपिटल G का यूज करना पड़ता है। तो अब यहाँ से अगर हम इसको समराइज करें तो आपको मिलेगा F इज इक्वल टू जो ग्रेविटेशनल फोर्स है
दैट इज जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। यही है दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज आप और आपके फ्रेंड के बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना आप दोनों लोग के बीच में फोर्स लग रहा है। तो लेट अस सपोज कि आप 40 केजी के हैं और आपका जो फ्रेंड है वो कितने केजी का है, 50 केजी का है, और आपके बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर। तो चलिए देखते हैं कि आप और आपके दोस्त के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है। F ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, G इसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 की पावर -11। m1 आपका मास है सपोज 40 केजी और m2 आपके फ्रेंड का मास है 50 केजी। दोनों लोग के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 6.67 into 10 की पावर -11 into 4 5 20 2000 अपॉन 1 मीटर स्क्वायर दैट इज 1 मीटर। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 6.67 into 2 into 10 की पावर 3 बिकॉज इट वाज 2000 तो हमने 10 की पावर 3 ले ली है और 10 की पावर -11। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2 7 जा 14 12 1 13 6 12 1 13 13.34 into 10 की पावर -8 न्यूटन। अब आप देखिए कि एक 40 केजी आपका मास है, 50 केजी आपके फ्रेंड का मास है। दोनों लोग के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है 13.34 into 10 की पावर -8, जो कि बहुत 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 कम है। ये -8 जो है इसका मतलब कि डेसिमल इसके 6 जीरो और आगे है। तो ये जो वैल्यू है दोनों लोग के बीच में इतनी कम है कि आपको महसूस नहीं होता कि आपके और आपके फ्रेंड के बीच में फोर्स लग रहा है। लेकिन अगर यही जब हम बात ले लेते हैं अर्थ, तो अर्थ का जो मास है वो है बेटा 6 into 10 की पावर 24 केजी। ये इतनी ज्यादा और आपका मास 5 केजी है 50 केजी, तो इट विल बी ऑलमोस्ट 300 into 10 की पावर 23। तो ये जो प्रोडक्ट ऑफ मास है अर्थ का और आपका इतना ज्यादा है कि इसकी वजह से आप पर जो अर्थ इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है कि आप जो है उसके सरफेस पे बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं। आप अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर तक नहीं ले जा सकते, अंत में आप फिर से नीचे ही आएंगे। आप जंप करिए फिर से आप फिर नीचे आएंगे। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें आप ध्यान दीजिए कि ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो प्रोडक्ट ऑफ मास और दूसरा डिस्टेंस। मास दो ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा रहेगा फोर्स दोनों ऑब्जेक्ट बीच में उतना ही ज्यादा। अगर हम मास को डबल कर देंगे तो फोर्स भी डबल हो जाएगा, मास को ट्रिपल कर देंगे तो फोर्स भी ट्रिपल हो जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को कम करेंगे तभी फोर्स ज्यादा लगेगा। तो दो ऑब्जेक्ट हैवी मास के उनके बीच में अगर डिस्टेंस कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा। अब ये जो आपका कैपिटल जी है, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या है, कैपिटल जी की यूनिट हम फाइंड कर लेते हैं। और इसकी वैल्यू हमने आपको बता ही दी है। तो अगर आप यहाँ इसको रीअरेंज करिए बेटा तो आपको मिलेगा G इज इक्वल टू F D स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, और यहाँ पे चूंकि स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मास kg इंटू kg। तो जो ऐसा यूनिट होगी कैपिटल G की न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और इस कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है ये हर जगह, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कहीं भी आप चले जाएंगे तो जो कैपिटल जी की जो आपको वैल्यू है वो यही होगी 6.67 into 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो मैं आपको बता रहा था पहले वीडियो में कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यही सारे जो प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों रिवॉल्व करते हैं उनको यही फोर्स बांधे हुए हैं। तो उसकी वैल्यू आप बड़े आराम से इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। बस आपको सन का मास, उस प्लैनेट का मास और उनके बीच की डिस्टेंस पता हो तो आप फाइंड कर सकते हैं कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इवन कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लीजिए उनके बीच में जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है आप इससे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स का, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसकी वजह से हम जो है अर्थ पर
हमको ये बांधे हुए है, हम लोग अगर सरफेस पे अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो वी स्टार्ट फ्लोटिंग। दूसरी चीज कि जितना भी मोशन हो रहा है, क्योंकि जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं सन के चारों सर्कुलर मोशन, उसके लिए जरूरी क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स देता कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। तो जो प्लैनेट्स का मोशन है वो हम लोग जो अर्थ से बंधे हुए हैं वो ये सब दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपने हाई टाइड और लो टाइड सुना होगा, तो ये जो टाइड्स आते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एक्ट बिटवीन योर मून एंड अर्थ। जब जो मून है वो रिवॉल्व करता हुआ बिल्कुल अर्थ के ज्यादा पास आ जाता है, क्योंकि जो पाथ है वो थोड़ा सा इलिप्टिकल है। तो जो मून है जब वो रिवॉल्व करते हुए अर्थ के पास आ जाता है तो दो पोजीशन ऐसी आएगी जब वो मून जो है वो अर्थ के ज्यादा पास रहेगा, तो ऐसे में वो मून अर्थ पर ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है, ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है। इससे जो वाटर बॉडीज हैं ये ऊपर उठती हैं एंड दैट इज द कॉज ऑफ हाई टाइड एंड लो टाइड। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंस है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो इस वीडियो में हम लोगों ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो लॉ है उसको पढ़ा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और फिर हमने फॉर्मूला देखा कैसे फाइंड करें ग्रेविटेशनल फोर्स F = gm1d² and what are the importance of gravitational force। एनसीईआरटी बुक पढ़ते रहिए, जो नोट्स भेजे जा रहे हैं उसको पढ़िए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।